बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर 19 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि टोटल 27 है, यानी कि बहुत ज़्यादा हैं। तो बजाय ये कि सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई जाए, मैं इस वीडियो में तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर 19 के एक्सरसाइज के हैं वो सारे इंशाल्लाह कवर करूँगा। हाँ, ये हो सकता है कि हम इस वीडियो को पार्ट्स में अपलोड करें, तो जो आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आप सिर्फ उनकी वीडियो देख लें और बाकियों को बेशक छोड़ दें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, What are the measurements on which two observers in relative motion will always agree upon? कि ऐसी कौन सी मेजरमेंट्स हैं कि जिन पे टू ऑब्जर्वर जो कि रिलेटिव मोशन कर रहे हैं वो हमेशा एग्री होते हैं उन मेजरमेंट्स पे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव मोशन क्या होती है। तो देखिए, अगर ये बंदा रेस्ट पे है और ये दूसरा बंदा इसके पास ऐसे मूव कर रहा है, इसकी तरफ मूव कर रहा है, या ये बंदा रेस्ट पे है, ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, या ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, या ये दोनों एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। कि एक बॉडी की मोशन दूसरी बॉडी के लिहाज से उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। के दूसरी बॉडी को ज़हन में रखते हुए अपनी मोशन वो कर रहा है, ठीक है, कि वो रेस्ट पे है या वो मूव कर रही है, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसी कौन सी मेजरमेंट है कि जिसपे टू ऑब्जर्वर हमेशा एग्री होते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसपे ये दोनों ऑब्जर्वर एग्री नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ये एक गाड़ी है, ठीक है, अगर ख़राब बन गई तो गुजारा करने, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, और ये इस तरफ मूव कर रही है और उसमें ये एक ऑब्जर्वर है जिसके हाथ में एक बॉल है जो वो ऊपर की तरफ ऐसे फेंक रहा है, और ऐसे गाड़ी में चलते चलते ही ऐसे बॉल के साथ खेल रहा है, ऐसे ऊपर फेंकता है फिर कैच कर लेता है, फिर खेलता है फिर ऊपर फेंकता है फिर कैच कर लेता है, यानी कि ये बॉल ऊपर जाकर दोबारा इसी तरह से वापस आ जाती है। यानी कौन सी मोशन कर रही है, ये स्ट्रेट मोशन कर रही है, ये स्ट्रेट मोशन कर रही है, कौन, बॉल, ठीक है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। तो एक ऑब्जर्वर वो है जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। अब एक ऑब्जर्वर बाहर से खड़ा हो के इसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि ये क्या है, ये रेस्ट पर है। अब ये वाला ऑब्जर्वर कहेगा कि बॉल जो है ऐसे ऊपर गई और नीचे आई, यानी स्ट्रेट मोशन कर रही है, लेकिन इस ऑब्जर्वर को ये बॉल की मोशन कैसी नजर आएगी वो चीज देखनी है। जब तो गाड़ी यहां पर थी तो बॉल इधर थी, अब कुछ देर के बाद गाड़ी यहां पर पहुंच जाएगी तो बॉल इधर आ जाएगी, तो इसको जो बॉल की मोशन नजर आएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, यानी कुछ ऐसे, क्योंकि गाड़ी चल रही है ना, और गाड़ी चल रही है तो कुछ इस तरह से, ये बॉल गई, कुछ देर बाद गाड़ी यहाँ पर पहुँच गई तो बॉल उसे यहाँ पर रिसीव की, फिर कुछ देर बाद गाड़ी यहाँ पर पहुँच गई, बॉल ऊपर गई, फिर कुछ देर बाद गाड़ी यहाँ पर पहुँच गई, बॉल नीचे आई। तो इस तरह से इसको लगेगा कि जो हमारे पास बॉल है वो पैराबोलिक पाथ में ट्रेवल कर रही है, वो पैराबोलिक डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है ये तो इधर ही इसने हाथ रखे हुए हैं, ऊपर गया नीचे बॉल आई, ऊपर गया नीचे बॉल आई, लेकिन इसको जो नजर आएगी वो बॉल की कुछ इस तरह की मोशन नजर आएगी, क्योंकि गाड़ी पहले यहाँ पर थी अब यहाँ पर पहुँच गई है, ठीक हो गया। तो इसके लिहाज से स्ट्रेट मोशन, इसके लिहाज से जो हमारे पास है वो पैराबोलिक मोशन। तो आप क्या कहेंगे कि कौन ठीक है कौन गलत है? भाई दोनों ठीक हैं अपने लिहाज से, अपनी ऑब्जर्वेशन के लिहाज से दोनों ठीक हैं, लेकिन इस इवेंट को दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों की ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। यानी कोई भी इवेंट है उसमें जो दो ऑब्जर्वर की डिस्कशन है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो आप कह सकते हैं कि वो डिफरेंट होगी, हम कह सकते हैं कि हमेशा डिफरेंट होगी। किसी भी एक इवेंट पर अगर वो डिस्कस कर रहे हैं तो वो हमेशा डिफरेंट होगी। अगर वो रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि जिस पे हमेशा ये दोनों एग्री होंगे, हमेशा, और वो है स्पीड ऑफ लाइट पे, कि ये दोनों ऑब्जर्वर जब भी स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करेंगे हमेशा इनका आंसर सेम आएगा। अब किस तरह से, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो स्पीडोमीटर लेके खड़ा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए।
अब एक ऑब्जर्वर ये है, इसने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई है। अब इस टॉर्च से लाइट निकलेगी और इस ऑब्जर्वर के, ये जो दूसरा ऑब्जर्वर है, इसके हाथ में जो स्पीडोमीटर है उस पर पड़ेगी, तो वो नोट करेगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड है। अब मैं इस ऑब्जर्वर को इसके करीब ऐसे मूव कराऊंगा तो स्पीडोमीटर फिर भी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड ही नोट करेगा। अब भी उतनी, अब भी उतनी, अब भी उतनी, अब भी उतनी, यानी कि ऑब्जर्वर्स की मोशन की वजह से स्पीड ऑफ लाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करें और स्पीड ऑफ लाइट मेजर करें, या एक दूसरे से अवे मूव करें और फिर स्पीड ऑफ लाइट मेजर करें, या हमारे पास एक रेस्ट पे हो, ये इसकी तरफ मूव कर रहा हो, या ये रेस्ट पे हो, ये इसकी तरफ मूव कर रहा हो, हमेशा जो स्पीड ऑफ लाइट की मेजरमेंट करेंगे वो हमेशा हर बार एक जैसी आएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा कि टू ऑब्जर्वर्स इन रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन एक दूसरे की रिस्पेक्ट से करेंगे, ऑलवेज एग्री दैट स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज कांस्टेंट। तो इस पे वो क्या होंगे, एग्री होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डज द डायलेशन मीन दैट टाइम रियली पासिस मोर स्लोली इन मूविंग सिस्टम और दैट इट ओनली सीम्स टू पास मोर स्लोली। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि क्या डायलेशन का मतलब है कि मूविंग सिस्टम में टाइम स्लो हो जाता है, या जस्ट हमें लगता है कि टाइम स्लो हो गया है, यानी कि टाइम एक्चुअल में स्लो हो जाता है मूविंग सिस्टम में, या जस्ट हमें लगता है कि वो स्लो हो गया है। तो देखिए, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें कहती है कि अगर कोई मूविंग सिस्टम है, फास्ट मूविंग सिस्टम है, तो उसमें टाइम स्लो हो जाता है। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्या वाकई स्लो हो जाता है या जस्ट हमें लगता है कि स्लो हो गया है। तो देखते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें क्या कहा था। उससे हमें कहा था कि फॉर एग्जांपल कोई स्पेस है और उसमें कोई स्पेसशिप है, उसमें कोई स्पेसशिप है जिसमें एक ऑब्जर्वर आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक घड़ी भी लगी हुई है, एक वॉल क्लॉक लगी हुई है, एक वॉल क्लॉक लगी हुई है। इसी तरह अब एक अर्थ पे बंदा है, अब एक अर्थ पे बंदा है और वो भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ से कोई चीज़ों को, जहाँ से हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लगी हुई है, एक क्लॉक लगी हुई है, ठीक है, एक क्लॉक लगी हुई है और इस क्लॉक पे अभी बजे हैं तकरीबन 12 हुए हैं और यहाँ पर भी हुए हैं 12 हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये वाली जो हमारे पास स्पेसशिप है, इसको काफ़ी फास्ट हमने मूव कराया, यानी ये स्पेसशिप काफ़ी फास्ट मूव करने लग पड़ी, ठीक है। हम कह देते हैं कि नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि स्पेस में चीज़ें काफ़ी स्पीड से मूव करते हैं क्योंकि फ्रिक्शन ही वहाँ पर होती, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्व किया, इसने ऑब्जर्व किया कि 5 मिनट बाद यहाँ पर जो घड़ी का टाइम था वो हो गया 12:05, 12:05। लेकिन उसी वक्त इसने ऑब्जर्व किया कि ये जो स्पेसशिप में घड़ी लगी हुई है, भाई इस पे तो अभी 12:02 हुए हैं या 12:03 हुए हैं। भाई ये क्या, इस पे 12:05 हुए हैं, इस पे 12:03 हुए हैं, ये 2 मिनट कहाँ पर गए, यानी कि इस पे टाइम स्लो हो चुका है। तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर हमारे पास कोई फ्रेम बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करे तो उसका जो टाइम है वो स्लो हो जाता है। तो ये हमारे पास, यही फिनोमेना हमारे पास कहलाता है टाइम डायलेशन है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो हमारे पास नीडल है सेकंड्स वाली, वो इस तरह से चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इतनी स्पीड से। अब अगर कोई बॉडी है जो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, कोई फ्रेम है कोई बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसमें जो क्लॉक चलेगी वो कुछ इस तरह से चलेगी 1 2 3 4 5, यानी इस तरह से चलेगी। तो बहुत ज़्यादा स्लो इसमें क्लॉक चलती है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो टाइम स्लो हुआ है मूविंग सिस्टम के लिए, क्या ये वाकई स्लो हुआ है, ये जस्ट हमें लगता है कि स्लो हुआ है। तो भाई ये वाकई में स्लो हो जाता है।
ये जस्ट हमें लगता नहीं है, ये एक्चुअल फिनोमेना है। वाकई में अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करे तो उसमें टाइम स्लो हो जाता है, ठीक है, लेकिन काफ़ी फास्ट होनी चाहिए। ओके, ये नहीं कि नॉर्मल हम कहते हैं कि 200 किलोमीटर 1 घंटे में गाड़ी है तो बहुत ज़्यादा स्पीड में, ये स्पीड नहीं, इससे कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। और ये ज़्यादातर ये जो फिनोमेना है ये स्पेस में ही ऑब्जर्व होते हैं, ठीक हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो स्पेस में एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, यानी इंसान की जो उम्र है वो आहिस्ता बढ़ती है। अगर कोई इंसान स्पेस के अंदर मूव कर रहा है तो उसकी जो उम्र है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, ठीक हो गया, क्योंकि वहाँ पर टाइम स्लो हो जाता है। और जो इंसान का मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो भी स्लो हो जाता है, ठीक हो गया, यानी जल्दी बूढ़ा नहीं होता इंसान अगर स्पेस में मूव कर रहा है तो, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका टाइम स्लो हो जाता है। तो टाइम डिलेशन इज अ रियल इफेक्ट, ये कोई इमेजिनरी नहीं है, ये रियल इफेक्ट है। एंड टाइम रियली पासिस स्लोली अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, यानी ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। एब्सोल्यूट क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है कि जो हर जगह एक जैसा बिहेवियर शो करे, लेकिन ये हर जगह एक जैसा बिहेवियर शो नहीं करता टाइम। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि क्या वो रेस्ट पर है या वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है या वो आहिस्ता मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ़ यू आर मूविंग इन अ स्पेसशिप एट अ वेरी हाई स्पीड रिलेटिव टू द अर्थ, वुड यू नोटिस अ डिफरेंस इन योर पल्स रेट इन द पल्स रेट ऑफ पीपल ऑन अर्थ। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो पहले उसकी सिचुएशन बनाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहते हैं कि एक स्पेसशिप है, ठीक है, एक स्पेसशिप है जो कि अर्थ की रिस्पेक्ट से काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मूव कर रहा है, अर्थ की रिस्पेक्ट से काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मूव कर रहा है। और उस स्पेसशिप में एक पर्सन है जो कि उसी स्पेसशिप में लगी हुई क्लॉक की मदद से अपना पल्स रेट काउंट करता है, अपना पल्स रेट मेजर करता है। और उसके बाद वो जो पीपल हैं अर्थ के ऊपर, ये पीपल हैं अर्थ के ऊपर, ये फिर उनका भी पल्स रेट मेजर करता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या जब ये स्पेसशिप के अंदर वाला बंदा अपना पल्स रेट मेजर करेगा तो क्या उसे कोई चेंज महसूस होगा, कि क्या इसके पल्स रेट में कोई चेंज आएगा जब ये अपना पल्स रेट मेजर कर रहा है स्पेसशिप में ऐसे मूव करते हुए। और सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि क्या जो पीपल ऑन अर्थ हैं, ठीक है, क्या इनके पल्स रेट में कोई चेंज आएगा जब ये मेजर करेगा। तो ये पहले देखते हैं ए पार्ट का आंसर। देखिए सिर्फ अभी हम स्पेसशिप की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इस स्पेसशिप में क्या है, ये हमारे पास स्पेसशिप काफ़ी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है। इसमें ये पर्सन इस क्लॉक की रिस्पेक्ट से अपना पल्स रेट काउंट करता है, अपना पल्स रेट मेजर करता है। पल्स रेट क्या होता है, पल्स रेट होता है नंबर ऑफ पल्सेस पर यूनिट टाइम, ये उसका फार्मूला होता है। तो नंबर ऑफ पल्सेस पर यूनिट टाइम, इसके वजह से हम पल्स रेट काउंट कर सकते हैं। तो यहां पर इसे नोटिस किया कि देखिए क्लॉक जो है वो रेस्ट पर है, इस ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट से ये क्लॉक क्या है, रेस्ट पर है। तो जब ये क्लॉक इस ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट से रेस्ट पर है तो ये जब अपना पल्स रेट मेजर करेगा तो इसको कोई चेंज महसूस नहीं होगा। क्यों चेंज महसूस नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही फ्रेम का हिस्सा हैं। अब ये नहीं है कि क्लॉक अलग मूव कर रही है, ये बंदा अलग मूव कर रहा है, ठीक है, नहीं, ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। जैसे ये एक पूरा रूम है, ये पूरा रूम मूव कर रहा है। अब इस रूम के अंदर मैं भी हूँ, यहाँ पर दीवार पे एक क्लॉक लगाई हुई है, तो मेरी रिस्पेक्ट से क्लॉक भी क्या है, रेस्ट पर, और क्लॉक के रिस्पेक्ट से मैं भी क्या हूँ, रेस्ट पर हूँ। तो दोनों एक ही फ्रेम का हिस्सा है। अब जब पल्स रेट हम मेजर करेंगे तो वो चेंज है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहला है कि द पल्स रेट ऑफ अ पर्सन हु इज ट्रेवलिंग इन अ स्पेसशिप इज नॉट चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक इनसाइड द स्पेसशिप।
ठीक है, तो ये था हमारा पहले पार्ट का आंसर। अब दूसरे पार्ट का आंसर क्या है कि क्या ये अपनी क्लॉक से जब ये जो पीपल अर्थ पे हैं इनकी पल्स रेट को मेजर करेगा, इनकी पल्स रेट को काउंट करेगा, तो क्या चेंज आएगा? भाई बिल्कुल चेंज आएगा। फिर तो लाजमी सी बात है चेंज आएगा, क्योंकि अब फ्रेम डिफरेंट हो गए हैं। ठीक है, फ्रेम जिसमें हम मूव कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ से हम मेजर करते हैं किसी चीज़ को, अब डिफरेंट हो गया। ये अर्थ है, ये स्पेसशिप है, तो अब अर्थ की रिस्पेक्ट से ये स्पेसशिप मूव कर रहा है। अब दोनों एक ही फ्रेम का हिस्सा नहीं है। अब जब ये पल्स रेट पीपल ऑन द अर्थ का मेजर करेगा तो वो चेंज लाजमी आएगा। भाई चेंज क्यों आएगा? चेंज इस वजह से आएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड से स्पेसशिप मूव कर रही है, लिहाजा जो इसमें क्लॉक का टाइम है वो स्लो हो जाएगा। इसलिए जब ये पीपल ऑन अर्थ का पल्स रेट काउंट करेगा तो वो चेंज आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बट ही विल एक्सपीरियंस द चेंज इन पल्स रेट ऑफ पीपल ऑन अर्थ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन T इज इक्वल टू T नॉट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। T नॉट एक्चुअल टाइम होता है, ओरिजिनल टाइम, और T जो टाइम होता है वो हमारे पास रिलेटिव टाइम होता है, जो किसी बॉडी की मोशन की वजह से आ रहा होता है। अब हिज क्लॉक, इंपॉर्टेंट लाइन है, हिज क्लॉक इज मूविंग स्लो, ज़ाहिर है इसकी क्लॉक मूविंग स्लो है, ड्यू टू द लार्ज वेलोसिटी की वजह से ऑफ द स्पेसशिप देन द क्लॉक ऑन द अर्थ है। तो अर्थ पे जो मौजूद क्लॉक है उसकी रिस्पेक्ट से इसकी क्लॉक का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। इस वजह से जब ये अर्थ पे जो मौजूद पीपल है उनका पल्स रेट काउंट करेगा तो वो चेंज आएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट फ्रेम है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जो कि बहुत ही ईजी है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट वर इनफाइनाइट, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इन्फिनिट हो जाए, व्हाट वुड द इक्वेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिड्यूस टू, कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को इनफाइनाइट कर दें या इनफाइनाइट मान लें तो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन आई हैं वो किस तरह से चेंज हो जाएंगी, किस तरह से रिड्यूस हो जाएंगी। तो पहले देखते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन कौन सी थी। ये वाली इक्वेशन थी मैस डायलेशन की। मैस डायलेशन की इक्वेशन आई थी m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की है l इज इक्वल टू l नॉट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। तो टाइम डायलेशन का जो फार्मूला है वो t इज इक्वल टू टी नॉट ओवर 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर का उसका स्केयर रूट। और मैस एनर्जी रिलेशन का जो फार्मूला है वो यहाँ पर डेल ई आता है, डेल ई इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वेयर। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक काम करें। एक तो ये फार्मूला याद करें चारों के, उसके बाद सिर्फ एक काम करें, जहाँ पर आपको सी नज़र आ रहा है ना वहाँ पर आपने इन्फिनिटी पुट कर देना है। ठीक है, इन्फिनिटी पुट कर देना बस, और कुछ भी नहीं करना, आंसर खुद ब खुद आ जाएंगे। तो इफ वी टेक स्पीड ऑफ लाइट c एज इनफाइनाइट देन द इक्वेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिड्यूस टू, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट है इसको इन्फिनिटी पुट कर देना है। सही है, तो देखते हैं पहले मैस डायलेशन का देखते हैं। तो m इज इक्वल टू m नॉट ओवर 1 माइनस वी स्केयर ओवर इन्फिनिटी का स्केयर। क्या किया? सिर्फ c की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया और कुछ भी नहीं किया। तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? m नॉट ओवर स्केयर रूट 1 माइनस 0 आ जाएगा। सही है, क्योंकि v स्केयर ओवर इन्फिनिटी का स्केयर ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू m नॉट के इक्वल आ जाएगा, यानी कि जो मैस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर ठीक हो गया कि जो हमारे पास ओरिजिनल मैस है वो और जो रिलेटिव मोशन की वजह से मैस है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो मैस है ये रेस्ट पे मैस है, और ये जो मैस है ये काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्या है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में भी यही फिनोमेना करना है, L इज इक्वल टू L नॉट, और यहां पर क्या पुट करेंगे? 1 माइनस वी स्केयर ओवर इन्फिनिटी का स्केयर। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा? L इज इक्वल टू L नॉट और 1 माइनस 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू L नॉट। यानी कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में भी कि जो ओरिजिनल लेंथ
और जो हमारे पास रिलेटिव लेंथ होगी वो दोनों इक्वल आएंगी अगर स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट हो जाए। अच्छा, टाइम डायलेशन का देख लेते हैं। सेम इसी तरह t इज इक्वल टू टी नॉट और यहाँ पर 1 माइनस वी स्केयर ओवर इन्फिनिटी का स्केयर ऊपर स्केयर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टी नॉट ओवर 1 माइनस 0 आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू टी नॉट, यानी कि जो ओरिजिनल टाइम होगा और जो रिलेटिव टाइम होगा वो भी इसमें इक्वल आएंगे। सेम इसी तरह इसका भी देख लेते हैं एनर्जी का। तो डेल E इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट होने से डेल m कितना आया हमारे पास, उसमें चेंज डेल m में चेंज कितना है, चेंज तो भाई 0 आया, जितना पहले था उतना ही आप भी है। तो यहाँ पर फिर हम 0 पुट करेंगे और इनफाइनाइट का स्केयर इन्फिनिटी का स्केयर, ठीक है, सी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो डेल ई क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि जो चेंज इन एनर्जी है वो भी 0 आएगा। ठीक है, तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था कि अगर स्पीड ऑफ लाइट को इनफाइनाइट कर दें तो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो फार्मूलाज हैं, जो इक्वेशंस हैं, वो किस तरह से रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या इरशाद फरमा रहा है। सिंस मैस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम सबको पता है, कैन वी कंक्लूड दैट अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज मोर मैस देन द सेम स्प्रिंग व्हेन इट इज नॉट कंप्रेस्ड। यानी इन सिंपल वर्ड्स इसमें पूछा गया है कि क्या जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है उसका मैस अनकंप्रेस्ड स्प्रिंग से ज़्यादा होगा। तो वो चीज़ देखते हैं कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। तो देखिए, अगर हमारे पास ये एक अनकंप्रेस्ड स्प्रिंग है और उस पर मैं करता हूँ वर्क, और वर्क करके मैं इसको कंप्रेस्ड कर देता हूँ, और हमें पता है कि जब हम एक अनकंप्रेस्ड स्प्रिंग पे मैं वर्क करूँगा और उसे ऐसे कंप्रेस्ड कर दूंगा तो वो वर्क एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उस स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा। तो इसमें एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो पूछा ये गया है कि क्या अब ये इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग का मैस इस अनकंप्रेस्ड स्प्रिंग से ज़्यादा होगा, क्योंकि मैस भी क्या है, मैस इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपने लिखना है नो द कंप्रेस्ड स्प्रिंग विल नॉट हैव ग्रेटर मैस देन अनकंप्रेस्ड स्प्रिंग। अब ऐसा क्यों है वो चीज़ देखते हैं। देखिए, फार्मूले के हिसाब से जितने एनर्जी में चेंज आएगा उतना मैस में भी चेंज आएगा, ऐसा ही है ना। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एनर्जी में चेंज तो ला रहा हूं, तो इस हिसाब से तो मैस भी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं कि नो। तो ये क्या फिनोमेना हुआ। देखिए, यहां पर हम सिर्फ इन दो चीजों का देख रहे हैं, लेकिन इस तीसरी चीज को तो भूल ही गए हैं। जो डिनोमिनेटर में है वो है स्पीड ऑफ लाइट है। तो जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है भाई वो कितनी ज्यादा बड़ी है, 3 × 10⁸ और उसका b²। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होने की वजह से अगर मुझे चेंज इन मैस लाना है तो जो एनर्जी चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और डेली लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं किस तरह क्या होता है। अगर मैं अपने पास से कोई वैल्यू लूँ कि आपको जस्ट समझाने के लिए कि डेल्टा m इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, यानी जो मैं उसको एनर्जी में चेंज ला रहा हूं, फॉर एग्जांपल वो 100 जूल है, वो 100 जूल है, डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू कितनी है c², यानी 3 × 10⁸ का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगी 9 × 10⁻16 है, ऊपर 100 है, नीचे 9 × 10⁻16 है। तो नीचे वाली वैल्यू कितनी ज़्यादा बड़ी है, तो क्या खाक मैस में चेंज आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारे पास आता है तकरीबन कितना आता है 1.1 × 10⁻15 इसका आंसर आता है। यानी कि अगर मैं 100 जूल का एनर्जी चेंज लाता हूं, हालांकि 100 जूल एनर्जी कम इतनी नहीं होती, ये भी ज़्यादा एनर्जी का चेंज होता है। 100 जूल एनर्जी चेंज लाता हूं तो जो चेंज इन मैस आएगा वो आएगा 0.000000000001 तक आएगा। ये मैस इन चेंज आएगा भाई, बहुत ज़्यादा आया है। ठीक है, तो देखिए कितना कम मैस इन चेंज आ रहा है, और इतना कम ये चेंज इन मैस आता है कि हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। हम क्या इसको निगलेक्ट करते हैं, ये मैयर ही नहीं हो सकता, ये इतना कम चेंज इन मैस है कि ये मैयर ही नहीं हो सकता।
इस वजह से हम कहते हैं कि जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग का मैस है वो अनकंप्रेस्ड स्प्रिंग के जितना ही होगा। ठीक है, अगर हम इसकी रीजन देखें, बिकॉज सी स्क्वायर इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, दिस इंप्लाइज दैट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मैस। तो ये इंप्लाई क्या करता है कि अगर हमें मैस में चेंजेस करने हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस करने हैं, रिक्वायर वेरी लार्ज एनर्जी, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लार्ज चाहिए, यानी ये डेल्टा ई ये बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, इसको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो implies that significant changes in mass require very large energy, और in everyday life रोजमर्रा की जिंदगी में एनर्जी चेंजेस आर टू स्मॉल। इतनी एनर्जी चेंजेस कहाँ से हम लाएं भाई? एनर्जी चेंजेस आर टू स्मॉल टू प्रोवाइड मेजरेबल मैस चेंजेस। ठीक है, तो उसके लिए जो डेली लाइफ में एनर्जी चेंजेस तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, तो इसके लिए तो एनर्जी चेंज बहुत ज़्यादा लार्ज चाहिए अगर हम थोड़ा सा भी चेंज इन मैस लाना है तो। इस वजह से कंप्रेस स्प्रिंग का मैस अनकंप्रेस स्प्रिंग के जितना ही होगा। ठीक है, उनमें कोई मैस में चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कि कुछ बुक्स ने इसका आंसर येस में लिखा हुआ है कि येस द कंप्रेस स्प्रिंग हैज़ ग्रेटर मैस देन अनकंप्रेस स्प्रिंग। देखो वो भी गलत नहीं है। अब वो गलत किस सेंस में नहीं है? देखिए हमने तो ये इतनी जो छोटी सी वैल्यू थी जो मेजर ही नहीं हो सकती उसको तो हमने निग्लेक्ट कर दिया, भाई मेजर ही नहीं हो सकती तो हमने इसका अचार डालना है। ठीक है, लेकिन जिन्होंने आंसर इसका यस दिया हुआ है उसने इतनी छोटी वैल्यू को इग्नोर नहीं किया, हालांकि उन्होंने भी रीज़न में लिखा हुआ है कि ये मेजर नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने यस का आंसर पता नहीं क्यों दिया है। लेकिन वो भी अगर आप लिखें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस छोटी सी वैल्यू को इग्नोर नहीं किया, लेकिन हमने इसको इग्नोर किया क्योंकि जब मेजर ही नहीं हो सकती तो क्या हमने इसका करना है। ठीक है, तो इस वजह से तो बेटर यही है कि आप ये वाला इसका आंसर लिखें। ठीक है, तो बेटर वे में ये आंसर इसका बेस्ट रहेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।